Question number first, exercise 8.1. A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, find the probability of 5 success, at least 5 success, at most 5 successes. तो देखो एक डाई है, डाई में कितने नंबर होते हैं टोटल? 6. ओके, एक इधर होगी 5 और एक उधर होगी 3. ओके, तो इस तरह से हमारा एक डाई है, डाई में 6 नंबर है. ऑड क्या होते हैं? 1 3 5 और इवन 2 4 6. क्लियर? टोटल 3 नंबर ऑड हैं और 3 नंबर इवन हैं. तो कह रहा अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स. तो एन कितनी ट्रायल है? टोटल 6 है ना. तो एन क्या हो गई? यहाँ पे 6 हम लिखेंगे गिवन एन इक्वल टू 6. ओके, अब हमें फर्स्ट ट्रायल के लिए सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से डिनोट करते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल q से डिनोट करते हैं. ओके, तो इन अ सिंगल ट्रायल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सक्सेस की p, वो क्या हो जाएगी? हमें ऑड नंबर, कितनी ऑड नंबर हैं? 3. तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट ट्रायल के लिए? 3/6. टोटल डाई में नंबर कितनी होती है? 6. ऑड नंबर कितने हैं? 3. तो 3/6 यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हाफ. तो ये हम लिखेंगे हाफ, है ना. और ये क्या हो जाएगी? फेलियर की प्रोबेबिलिटी यानी अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी. ये हो जाएगी सिंगल ट्रायल के लिए हाफ. क्लियर हो गई? क्यों हाफ? क्योंकि p प्लस q जो होती है सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करते हैं हमेशा 1 होती है. p हाफ है तो q क्या हो जाएगी? हाफ ही हो जाएगी, है ना. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गेटिंग द ऑड नंबर. ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए, नॉट गेटिंग द ऑड नंबर. क्लियर हो गई? तो ये हो गई हाफ. एन हमारे पास 6 है. अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR P रेज टू R Q रेज टू N माइनस R. क्लियर हो गए? ये है फॉर्मूला. ओके, और इसको हम फिट करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. क्लियर हो गई? ओके, तो अभी जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पहले केस में एग्जैक्ट 5 सक्सेस, है ना. तो प्रोबेबिलिटी जो हमें मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी? एग्जैक्ट 5 सक्सेस. तो प्रोबेबिलिटी p फॉर एग्जैक्टली 5 सक्सेस. या तो ऐसे लिख सकते हो या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, p ब्रैकेट x इक्वल टू 5. यहाँ x सक्सेस को दिखा रहा है. ओके, या r इक्वल टू 5. ये तो यहाँ पे मैंने r लिखा है तो आप r भी यूज कर सकते हो. क्लियर हुआ? ठीक है, तो फॉर्मूले में डालते हैं, आंसर आ जाएगी. n कितनी है? 6. तो यहाँ डालेंगे 6c. ओके, अब r डालो. r कितनी है हमारे पास? क्वेश्चंस में गिवन है 5 एग्जैक्टली. तो ये हो गई 5. इसको r भी बोल सकते हैं. ठीक है, मैंने x लिखा है क्योंकि x टेक्स्ट बुक में यूज करते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ NCX P रेज टू X N माइनस X लिख देना. 6c5 p कितनी है? हाफ. रेज टू क्या हो जाएगी? r. r कितनी है हमारे पास? 5. q कितनी है? हाफ. क्या हो जाएगा? n माइनस यानी
6 माइनस 5, ओके। 6C5 6 ही होगी। याद रखना, अगर पैटर्न ऐसा हो NCN-1 तो उसका क्या होता है, N ही होता है। क्लियर? या ऐसा हो NC1 तो भी N ही होता है। क्लियर हो गई? NC0 का 1 होता है और NCN का भी 1 ही होता है। तो 6C5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा ½ इंटू हाफ। तो बन गया 6 इंटू हाफ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 + 1 6। यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/64, तो बेसिकली 3/32। ये हो गया आंसर। क्लियर? ये इसके लिए फर्स्ट सवाल के लिए। अब सेकेंड कह रहा है एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस हो। समझ में आया? तो ज़्यादा भी हो सकता है ना, 5 और 5 से ज़्यादा। तो अभी क्या करना है हमें, सेकेंड में एटलीस्ट 5 सक्सेस, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसके लिए, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। क्लियर? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P(x) > 5। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब होता है > 5। तो मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक लिखें, P(x) = 5 प्लस P(x) = 6। ओके। अब सेम फॉर्मूला यूज करना है 2 बार। ओके। पहला तो 5 के लिए जो हमने जैसे निकाला था वैसे ही कर देंगे। तो यहाँ क्या है, N 6 है, 5 ½ 5 एंड ½ 6 - 5 प्लस, अब यहाँ हो जाएगा NC6 6C6 ½ यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा ½ 0। ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे दोनों को, तो ये तो पता ही है, 6C6 की वैल्यू 1 होगी, ½ 6 64 होगी, ½ 0 1 होगी। तो ये बेसिकली जो पहले वैल्यू आया था वो प्लस इसकी वैल्यू 1/64 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। पहले हमें आया था 3/32, ओके, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1/64। क्लियर हो गई? फिनिश। इसको भी मैं इरेज करता हूँ। अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट 5 सक्सेसेस का। एट मोस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब हो गया 5 सक्सेस तक जाना है, मतलब 0 सक्सेस से। ओके। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। आपको वर्ड पे फोकस करना है। इसका मतलब हो गया P(x) = 0 प्लस P(x) = 1 प्लस P(x) = 2। ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ तक जा सकते हैं, 5 तक। मतलब फेलियर भी हो सकता है, कह रहा आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हो 5 सक्सेस तक। मतलब फेलियर एक्सेप्टेबल है, x = 0 एक्सेप्टेबल है, 1 एक्सेप्टेबल है, 2 एक्सेप्टेबल है, ये सारे ही एक्सेप्टेबल हैं। मतलब x = 5 यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, x = 6 एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे, या फिर इसी को निकाल सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6। 1 में से जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जितनी सारी एक्सेप्टेबल हैं वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो एट मोस्ट 5 सक्सेस को या तो ऐसे करके निकालो, ये बहुत लंबा होगा, या इससे निकाल लो। ठीक है, x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 के लिए हमें क्या आया था, 1/64, और यहाँ 1 है, 1 माइनस 1/64 क्या हो जाएगा, 63/64। ओके, तो मैं यहाँ करके फिर से दिखा देता हूँ। काफ़ी इजी चैप्टर है, आप आराम से इसको टैकल कर लोगे। तो देखो हमें निकालना क्या, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, NC6, तो 6C6 P हाफ रेज टू 6, ये Q हाफ रेज टू 6 माइनस 6, तो ये हो गया 1 माइनस 6 से 6 1 होता है, ये 1/64, और हाफ रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/64, ओके, नहीं कुछ तो 1 डाल दो, क्रिस क्रॉस 64 से मल्टीप्लाई किया 64, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया -1, 1 इंटू 64 64, तो 63/64 यही हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 सक्सेसेस का। क्लियर है? तो अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक सेकेंड। सेकेंड सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइप्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल कितने हो गए, 4। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। ओके, तो प्रोसेस सेम है, पहले सिंगल ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास डाइस है, 2 डाइस है। क्लियर, तो 2 डाइस हैं, अगर थ्रो करोगे, पहली बार थ्रो करोगे तो लेट से सोचो 1 1 आ गया, फिर 1 2 आ गया, ऐसे करते करते 1 6 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, ऐसे करते करते 2 6 भी आ सकता है, फिर इसी तरह चलेंगे 3 1 से 6 1 से 6 6 तक आ सकता है। तो टोटल 36 ऐसे नंबर हैं पेयर में जो आ सकते हैं, है ना, 1 1 2 2 ऐसे करते हुए 1 2 1 3 1 4। ओके, तो टोटल सैंपल स्पेस 36 बन सकते हैं इसमें, लेकिन कंडीशंस यहाँ दिया हुआ डबलेट। डबलेट का मतलब होता है दोनों में सेम नंबर, यानी क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पहले देयर आर 6 डबलेट्स। क्या क्या है वो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। क्लियर, ओके, तो अब लिखो इन अ सिंगल ट्रायल। अब क्या होगी, सिंगल ट्रायल में पी क्या कह रहा है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ 6 है, ओके, और टोटल कितने हैं 36, तो क्या हो जाएगी 6/36, यानी 1/6 आ गई। ओके, क्यू यानी अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/6,
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है इफ गेटिंग अ डबलेट इज अ सक्सेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी पी एक्स इक्वल टू आर, और आर हमारा यहाँ कितनी है 2। क्लियर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और n गिवन है, n कितनी दी हुई है 6, तो यहाँ पहले ही हमें लिख लेनी चाहिए थी। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ n इक्वल टू 6, ये आपको पहले ही लिखना पड़ेगा गिवन डाल के। तो 6c2, क्लियर। यहाँ क्या हो गई 6c2, सॉरी 4 है, ये मैंने गलत देख लिया, n कितनी है 4, तो 4c2, ओके। और p हो गया 1/6 रेज टू 2, q 5/6 रेज टू 4 - 2, तो 4c2 ये हो गया 1/6 रेज टू 2, ये हो गया 5/6 रेज टू 2। तो 4c2 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, 4 रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, 4 × 3, यहाँ 2 है तो 2 ही बार डिवाइड करो, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो 2 बार, 1 × 2, करेक्ट, 1/36, और ये हो गया 25/36। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 25/216। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 4 है, मैंने 6 लिख दिया था ये देखकर, जो कि गड़बड़ है। ओके, हमारा कितनी बार थ्रो है, 4 बार। नेक्स्ट थर्ड करेंगे। अब समझ ही गए होगे तो हम क्विकली कर सकते हैं सारे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। There are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective items? Okay. तो डिफेक्टिव आइटम्स जो है यहाँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो P क्या हो गया, गिवन हम लिखेंगे। ओके, हमें P मिल गया 5%। ओके, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, यानी ये हो गया 5/100, यानी 1/20। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Q हमें पता ही है क्या होता है, 1 - P, तो 1 - 1/20 यानी 19/20। तो Q भी मिल गया कितनी, 19/20। ये ध्यान रखनी है, P है 1/20, Q है 19/20, और गिवन है हमारे पास N 10 है। क्लियर हो गया, क्लियर। तो हमारे पास N कितनी हो गई, 10। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं, समझ में आया, मतलब एक या एक से कम हो सकता है। इसका मतलब क्या हो, इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, Px इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, Px इक्वल टू 0 प्लस Px इक्वल टू 1। मतलब क्या, एक डिफेक्टिव आइटम हो सकती है और कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं हो सकती है, उन दोनों का हमें साथ करके निकालना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, NCR यानी 10C0, उसके बाद
p that is 1/20 रेज टू r यानी 0, q है हमारा 19/20 रेज टू n माइनस r यानी 10-0 प्लस nc1 10c1 इसके लिए 1/20 रेज टू 1 19/20 रेज टू 10-1 ओके। 10c0 क्या हो जाएगी 1/20 रेज टू 0 क्या होगी 1, किसी के भी ऊपर पावर 0 होती है तो 1 हो जाती है। तो ये हो गई पहली पार्ट 9/20 रेज टू पावर 10 प्लस 10c1 क्या होगी 10 1/20 रेज टू 1 1/20 और ये हो गई 19/20 रेज टू 9 ओके। तो बेसिकली इन दोनों से 19/20 रेज टू 9 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 19/20 पहले में और दूसरे में 10/20 ओके। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये हो गया 19/20 रेज टू 9 और ये हो गया 19 + 10 29/20। या तो ऐसे छोड़ दो या ऐसे लिख दो इसको 19 रेज टू 9 अपॉन 20 रेज टू 9 29/20। ऐसे भी नहीं लिख सकते तो ऐसे लिखो 29 को पहले लिखो 19 रेज टू 9 बाद में, नीचे 20 रेज टू 10 हो जाएगी क्योंकि 20 के ऊपर पावर कितनी है 1 और दोनों ऐड होके ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया ओके। तो अभी हम इस सवाल को देखेंगे। तो गिवन क्या है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल कितने हो गए 5 विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल deck of 52 cards. Find the probability that all the 5 cards are spades. तो कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, क्लब होता है, स्पेड होता है, डायमंड होता है और हार्ट होते हैं, हार्ट्स। ठीक है, सारे कितने होते हैं 13 इन नंबर और टोटल मिलके कितने बन गए 52। तो सिंगल ट्रायल में क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52, स्पेड आने की 13/52, डायमंड 13/52 और हार्ट की 13/52। पूछ कह रहा है स्पेड्स, तो सिंगल ट्रायल में स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 13/52 यानी 1/4। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - p दैट इज़ 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। अब कह रहा है सवाल में कि सारे के सारे कार्ड्स क्या होने चाहिए स्पेड्स, यानी 5 जो तुमने ट्रायल लिए हैं उसमें पाँचों के पाँचों स्पेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो p(x)r कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 इक्वल टू n c(r) यानी 5 p दैट इज 1/4 रेज टू 5 q दैट इज 3/4 रेज टू n - r 5 - 5। 5c5 1 होता है, 1 रेज टू 5 1 ही होगा, 4 रेज टू 5 10 24 होता है और 3/4 रेज टू 0 1 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1024। क्लियर। अब कह रहा है सेकंड सवाल 3 कार्ड स्पेड होनी चाहिए, मतलब p(x) इक्वल टू 3।
आर यहाँ 3, तो ये हो जाएगी 5NCR यानी 3 1/4 रेज़ टू आर 3 3/4 रेज़ टू n-r यानी 5-3 5C3 को मैंने पहले ही सिखाया, पहले क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 5 4 3 अपॉन डिनोमिनेटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3, यहाँ 3 है इसलिए ये हो गई 64 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16। तो बेसिकली ये हो गई नीचे 10 2 4 और ऊपर 9, तो ये हो गया 9 अपॉन 10 2 4 और ये 6, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 1024। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 45 और ये हो जाएगा 2 से 512, सो 45 अपॉन 512 इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब कह रहा है अगर कोई भी कार्ड स्पेड्स नहीं हो तो आर क्या हो जाएगी 0, फॉर्मूले में डालेंगे फिर क्या हो जाएगा NC0, तो 5C0 1/4 P रेज़ टू 0 एंड Q यानी 3/4 रेज़ टू 5-0। 5C0 1 होती है, 1/4 रेज़ टू 0 1 होती है और 3 रेज़ टू 5 अपॉन 4 रेज़ टू 5, 3 रेज़ टू 5 हो जाएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243 बाई 10 24, तो ये हो जाएगा आंसर। तो सवाल कह रहा है the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, none, not more than one, at least one will fuse after 150 days of use. तो देखो यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ ट्रायल, हमें पता है कितनी बल्ब निकालनी है, वो है 5, n हो गई 5 और 150 डेज के बाद फ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो नाउ फ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - p दैट इज़ 0.95। क्लियर। तो पहला जो हमें सॉल्व करना फर्स्ट सवाल वो सॉल्व करनी है कि कोई भी बल्ब फ्यूज़ ना करे, कोई भी बल्ब फ्यूज़ ना करे, तो ये निकालनी है। तो इसके लिए हम NC 5C0 और P यानी 0.05 रेज़ टू 0 और Q यानी 0.95 रेज़ टू 5-0 करेंगे, तो ये 1 हो गई, ये भी 1 हो गई और ये हो गई 0.95 रेज़ टू 5, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0.95 रेज़ टू 5, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड कह रहा नोट मोर देन 1, यानी P जो है हमारी यहाँ इस केस में, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, हाँ इस केस में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नॉट मोर देन 1, यानी 1 एक्सेप्टेबल है और उससे कम 0 एक्सेप्टेबल है, तो ये हो जाएगा ये Px लेस देन 1, यानी Px इक्वल टू 0 प्लस Px इक्वल टू 1। Px इक्वल टू 0 अभी निकाला है, उसी तरीके से निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे और Px इक्वल टू 1 निकाल लोगे, तो मैं Px इक्वल टू 0
वापस से ऐसे नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगी 0.95 रेज टू 5 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 यानी 5c1 p 0.05 रेज टू 1 q 0.95 रेज टू 5 माइनस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, है ना। तो ये हो गया 0.95 रेज टू 4, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 0.95 प्लस 5c1 क्या होती है 5 इंटू 0.05, तो ये हो गई 0.95 रेज टू 4 और 0.95 प्लस 5 5 जा 25 तो 0.25, ये हो गया 5 5 10 12 1.2 0.95 रेज टू 4, तो 1.2 इंटू 0.95 रेज टू 4, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। इसी तरह मोर देन वन के लिए आप क्या कर सकते हो, थर्ड मोर देन वन निकालना है ना, मतलब इस लेस देन वन का जस्ट ऑपोजिट, इधर आप ये निकाल लो 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1। क्लियर। तो ये आराम से निकाल सकते हो 1 माइनस 1.2 इंटू 0.95 रेज टू 4। ये तरीका काफ़ी आसान है निकालने का, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हो। ओके। फिर एटलीस्ट वन, कम से कम वन का मतलब होता है वन से ज़्यादा, ठीक है, वन या वन से ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके, मुझे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ निकालना क्या है। एटलीस्ट वन के लिए आपको निकालना पड़ेगा 1 माइनस पी एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सॉरी पी एक्स इज ग्रेटर देन 1 मतलब 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ निकालना क्या है। जब एटलीस्ट वन हो तो आपको निकालना 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। ओके। जब मोर देन वन है तो आपको ये निकालनी है पी 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 पे आएंगे। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स, तो बैग में 10 बॉल हैं। ओके, एक सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बॉल्स हैं। ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ डिजिट 0 to 9, तो सारे बॉल पे कोई ना कोई मार्किंग है, नंबर है, और ये नंबर 0 से 9 के बीच में। मान लो इसमें 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 बॉल है। इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, तो n क्या हो गई, 4 हो गई। विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, what is the probability that none is marked with the 0? ओके, तो हमें probability निकालनी है कि कोई भी 0 मार्क्ड नहीं है। ओके, तो सबसे पहले 0 मार्क्ड बॉल की हमें probability फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कितनी है, 1 out of 10, है ना। तो जिस बॉल के ऊपर 0 है मार्क्ड, उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/10।
तो उसको ना निकालने की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी, दैट इज़ 9/10। क्लियर। सवाल को देखेंगे, उसमें कह रहा है कि जीरो निकले ही नहीं, है ना। तो इसके लिए हम पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो निकाल लेंगे। ये हो जाएगी 4c0 1/10 रेज टू 0, 9/10 रेज टू 4 माइनस 0, 1 हो गई, 1 हो गई, 9 रेज टू 4 अपॉन 10 रेज टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये बेसिकली हो गई 0.9 रेज टू 4। ये सवाल मैंने पहले ही कर दिया, टाइम सेव हो गई। कह रहा है एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है जिसमें एक क्वेश्चंस के 3 आंसर हो सकते हैं, यानी कोई क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/3। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो है 5। हमें फाइंड आउट करना है 4 या 4 से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स के लिए प्रोबेबिलिटी। तो पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल टू 5। अब हम 5c4 1/3 रेज टू 4 इंटू 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 5 माइनस 4 करेंगे, और यहाँ 5 1/3 रेज टू 5 2/3 रेज टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके लिए ये आ जाएगा, इसके लिए ये 1/3 रेज टू 5 कॉमन ले लोगे, 5 इंटू 2 प्लस 1 आएगा, 11/3 रेज टू 5 दैट इज़ 11/243। सवाल समझ में आ गया होगा, इजी था। तो इरेज करनी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा देखो, अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, एन कितनी हो गई? 50। इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज, यानी फर्स्ट ट्रायल में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/100, तो लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? Q इक्वल टू 99/100। एन मिल गई, P मिल गई, Q मिल गई। अब कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया कम से कम एक बार तो जीतेगा ही है, और एक बार से ज़्यादा जितनी बार वो जीत जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक बार जीतने की क्या हो गई? पी एक्स इक्वल टू 1, और एक से ज़्यादा जीतने की ग्रेटर देन 1। तो इसको हम बोलेंगे पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब हो गया पी एक्स इक्वल टू 1 एटलीस्ट ट्वाइस, तो इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, करेक्ट। तो अब इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब ये निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये निकालना इजी है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1, और यहाँ सेम 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी 1, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इज लेस देन 2 और 1 माइनस, ये इसके लिए, क्लियर। और इसके लिए ये हो गई, समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला सेम है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान है। अब इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क्स इट इज़ नोन दैट 95% विल वर्क। तो P कितनी हो गई? 0.95। Q कितनी हो जाएगी? 1 माइनस P 0.05। अ सैम्पल ऑफ 3, N कितनी हो गई? 3 इज सेलेक्टेड एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन, मतलब पी एक्स इक्वल टू 0, 1 पी एक्स इक्वल टू 1, 2 और ऑल 3 एक्स इक्वल टू 3,
फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू आर, आर यहाँ 0 1 2 3 है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, पुट करके आपको बारी बारी से सबके लिए आंसर निकालनी होगी। इजी था। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। ओके, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट ट्रायल में, 1/6, ना आने की 5/6 हो गई, क्यों मिल गई हमें, तो फिर हमें कितनी थ्रो करनी है, 6 थ्रो करनी है, तो n इक्वल टू 6 हो गई, और एट मोस्ट 2 6s मतलब पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, ये निकाल लेनी है, जो भी है वही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। तो P क्या हो गई, जो डिफेक्टिव है वो कितनी होगी, 10%, यानी 1/10। What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? Okay, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 9/10। ओके, तो हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स 12 मिल गए, सैम्पल 12 लिया, कितने डिफेक्टिव ढूंढने हैं, 9, तो पी एक्स इक्वल टू 9 निकालनी है। एक सेकेंड, क्या पी एक्स इक्वल टू 9 निकालनी है, पी गिवन है, क्यू गिवन है, एन गिवन है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एन, एन कितनी है, 12, 12 C 9 1/10 raised to 9 multiply by 9/10, कलर चेंज करता हूँ, 9/10 raised to 12 minus 9 that is 3, इतनी हो जाएगी आंसर। ओके, अगर इसको और इजी करना है तो ये हो जाएगी 12 इंटू 11 इंटू 10, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 10⁻⁹ है, ये हो जाएगी 10⁻12, और ये हो जाएगी 9⁻3। ओके, इसको और आपने क्या करनी है, सॉर्ट कर लेनी है, तो 2 3 जा 6, 6 से हो जाएगी 12, और एक 10 और एक 10, ये निकल जाएगी 10⁻11, तो ये हो गई 22 इंटू 9⁻3 अपॉन 10⁻11। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, यहाँ 12C9 जो है वो इक्वल होगी 12C3 के। ओके, अगर यहाँ 11C7 है तो 11C4 इक्वल होगी, क्योंकि 7 + 4 करोगे तो 11 के इक्वल है, यहाँ 9 + 3 करोगे तो 12 के इक्वल है, तो 12C9 को आप 12C3 कह सकते हो, और 12C3 को ही हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आराम से सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, गिवन दैट इस एन गिवन है कितनी, 10, पी गिवन है हमें 0.4, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालनी है, ई एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एन इंटू पी, आप निकाल सकते हो 0.4 इंटू 10, कितनी हो जाएगी 4, और फिर निकालनी है वेरिएंस, वेरिएंस होता है एन पी क्यू, एन पी क्यू, एन दिया हुआ, पी दिया हुआ है, तो क्यू क्या हो जाएगा 1 - 0.4 यानी 0.6, तो अब यहाँ इस एन पी को अगर हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, एन पी क्या है 4 आई है, क्यू 0.2, तो ये हो जाएगा 2.4, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4 और 2.4, तो पहला तो सॉल्व हो गया। ओके, अब हम करेंगे सेकेंड वाला सॉल्व, तो देखो सेकेंड वाला कैसे करेंगे। यहाँ P गिवन है कितनी 0.6, और
एक्सपेक्टेशंस वैल्यू दी हुई है 6, यानी एन पी दी हुई है 6। तो पी की वैल्यू अगर हम यहाँ डालेंगे तो एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये हो गई 6 एन और ये हो गई 0.6, तो एन हो गया 10। क्लियर। और हमें वेरिएंस निकालना, वेरिएंस एक्स क्या होता है, एन पी क्यू। पी 0.6 है तो क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, यानी क्यू हो जाएगा 0.4। तो एन पी हो गया हमारा, एन हो गया 0.6, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को एन पी बोलते हैं, तो एन पी है हमारा 0.6 इंटू यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0.4। तो ये हो गया, एन की जगह हम डालेंगे 10, पी के जगह डालेंगे 0.6 और क्यू के जगह डालेंगे 0.4। तो ये हो जाएगा 242.4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो एन गिवन है, एन कितनी दी हुई है 10, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ई एक्स गिवन है कितनी 8, यानी एन पी गिवन है 8। तो 10 की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो हमें पी मिल जाएगी, पी इन ओके। तो यहाँ 8 है, यहाँ एन है 10, ये हो गई पी, तो पी हो गई हमारी 0.8। तो क्यू क्या होती है 1 माइनस पी, यानी 0.2 हो गई। तो वेरिएंस निकालना, वेरिएंस बेसिकली क्या होता है एन पी क्यू। एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, पी 0.8 है और क्यू 0.2 है। तो ये हो गया 8, 8 2 जा 16, 1.6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6। बराबर है, हाँ बराबर है। तो अभी मैं इसको रब कर, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन गिवन है 25, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू गिवन है 10, यानी एन पी गिवन है। यहाँ पे एन की वैल्यू डालेंगे तो पी मिल जाएगी, 10 इक्वल टू एन की वैल्यू 25 पी। तो पी क्या हो जाएगी 10/25, यानी 5 2 जा 5 5 जा, यानी 0.4 हो गई। तो Q क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 कितनी होती है 0.6। क्लियर हो गया। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस इक्वल टू एन पी क्यू। एन हमारा कितना है 10, पी हमारा कितना है 0.4 और Q हमारा कितना है 0.6। तो ये हो गया 10, ये 4 यानी 2.4 हो गया। ओके, सॉरी एक गलती कर दी, यहाँ n हमारा 10 नहीं 25 है। ओके, ये 25 है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। ओके, तो वेरिएंस हो जाएगी 6। स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना सिर्फ, तो अंडर रूट वेरिएंस होती है, तो ये हो जाएगी √6, यही हो जाएगा आंसर। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ 10 है और ये 10 था, तो माइंड में 10 ही याद आ गई। ओके, और इसमें भी 10 था, इस सवाल में 25 है।